हेलो गाइस। आज हमारी क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऊपर रहेगी। इसमें हम भाग 1, भाग 2, उनके आर्टिकल्स एंड महत्वपूर्ण कीवर्ड्स भी पढ़ेंगे। ये यूपीएससी, एमपीपीएससी और आप चाहे तो वनडे एग्ज़ाम, एमपीएसआई, पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। ये क्लास आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट कीवर्ड्स है इसमें, जिससे आपको वनडे एग्ज़ाम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें यूपीएससी लेवल का भी मैटर है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके अंतर्गत आएगा संविधान क्या है। सबसे पहले संविधान की परिभाषा, कि आखिर संविधान क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन पॉलिटी। तो भारत संविधान की परिभाषा क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा पढ़ेंगे आज अपन। संविधान किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है। आपको पता है कि संविधान जो है एक कानून की किताब है, मतलब सर्वोच्च विधिक दस्तावेज जो जिसमें कानून के नियम, बाकायदा कायदे या रूल्स या रेगुलेशंस लिखे हैं। तो संविधान किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। यह राज्य की शासन व्यवस्था, कि हमारा शासन कैसा चल रहा है, उसकी व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, किस क्षेत्र को कितनी शक्ति प्रदान करनी चाहिए, जैसे राज्यों को अलग और केंद्र को अलग, और भारत इसी आगे बढ़ेगा। नागरिकों के अधिकार मतलब जो सिविल्स रहते हैं, ये सिविलाइजेशन से वो कैसे चलाए अपन, और जो पब्लिक है उनके क्या अधिकार होंगे वो, एवं कर्तव्य यानी ड्यूटीज़, तथा फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ की, तथा सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो सरकार के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। विधायिका यानी जो विधि बनाती है, कार्यपालिका जो उस विधि का क्या करती है, संचालन करती है, और न्यायपालिका इसका न्याय का संरक्षण करती है, न्याय करती है, उसका संरक्षण करती है उस विधि का या उन लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना और उसका न्याय करना। तो अपन तीनों परिभाषा समझ में आ गई। विधायिका यानी विधि बनाना, कार्यपालिका यानी विधि का संचालन करना या उसको लागू करना, और न्यायपालिका यानी होता है अपने उनके लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना के कार्य एवं संबंधों को निर्धारित करता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारत का संविधान, और 26 जनवरी 1950 को वो पूर्णतः लागू हो गया। जब से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को 1947 को ये अपना आज़ाद हुआ था भारत, और अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं अपन 26 जनवरी 1950 से। तो पहले अपना आज़ाद हुआ देश, बाद में गणतंत्र हुआ। जो हमारी किताब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई थी, संविधान की बुक। यूपीएससी कीवर्ड्स क्या हैं। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ। तो ये अपने यूपीएससी कीवर्ड्स हैं। चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इनको। जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वेज, सोवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निर्देश जाता है। तो पहले मैं पता ही है अपन को सबके बारे में। फंडामेंटल मौलिक अधिकार हमारे हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंडिपेंडेंट आज़ादी हमारे कैसे दी है, हमें अपने आज़ाद कैसे हुए, आज़ादी न्याय कैसे मिला, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन। भारतीय संविधान के प्रमुख संवैधानिक अधिनियम कौन से हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, अपन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपन जब भाग स्टार्ट करेंगे उससे पहले अपन को एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से एक्ट्स हैं। उस एक्ट्स के अंदर पता होगा तब तो अपन आगे भाग में जा पाएंगे। तो अपन को ऐसे अपनी जो है अपना बेस मजबूत होगा। अधिनियम आया 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में ब्रिटिश प्रशासन का पहला संवैधानिक सुधार था। ये भारत में एक पहली संवैधानिक तौर पर एक योजना चली, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की तरह हमें उससे फ़ायदा हुआ। भारत में ब्रिटिश प्रशासन का पहला संवैधानिक सुधार, और गवर्नर जनरल का पद, इसमें अपन गवर्नर जनरल का पद मिला। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कंपनी और ब्रिटिश सरकार बीच दोहरा नियंत्रण। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, दोहरा नियंत्रण हुआ, कंपनी का अलग हुआ और ब्रिटिश सरकार का अलग, उनके बीच में दोहरा नियंत्रण हुआ, दोहरा कंट्रोल हुआ, मतलब डबल कंट्रोलर आए वो लोग। 1873 चार्टर एक्ट, व्यापारिक एकाधिकार
शिक्षा पर ध्यान, समान शिक्षा पर ध्यान। व्यापारिक अधिकार आया, इसमें 1813 की चार्टर एक्ट आया, तो इसमें व्यापारिक एक अधिकार मिला हमें और समान शिक्षा पर ध्यान दिया गया। और जो व्यापारिक एक अधिकार मिला, समान शिक्षा पर ध्यान मिला, तो ये 1873 में चार्टर एक्ट आया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विधायी केंद्रीकरण। 1853 का चार्टर एक्ट, खुली प्रतियोगिता के द्वारा सिविल सेवा की शुरुआत हुई। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो कंपनी शासन समाप्त, ब्रिटिश क्राउन का शासन। 1858 में हुआ जो कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ये शासन आ गया। अब इसमें एलिजाबेथ आई, महारानी एलिजाबेथ ने जो है 15 वर्षों के लिए जो है एक अधिकार, व्यापारिक अधिकार दे दिया था 15 वर्षों के लिए, क्योंकि वहीं बैठकर वो इंग्लैंड में अधिकार करना चाहती थी। तो ये सिर्फ नाम बदल गए, लक्ष्य वही है, टारगेट वही है, भारतीयों को परेशान करना, उनका शोषण करना और अपनी नीतियों को चलाना, और यहाँ से सब लूटपाट करना। कंपनी का शासन समाप्त हो गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का शासन तब भी रहा। तो कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ 1847 क्रांति के बाद देखा कि उनके खिलाफ हो रहे हैं लोग, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ना करके अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन दे दिया जाए, कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। 1866 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आया, जिसमें विधायी परिषदों का विस्तार हुआ। 1892 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आया, जिसमें सीमित प्रतिनिधित्व हुआ। 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम आया, जो पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में था, पृथक निर्वाचन चाहिए हमें। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहलाता था। द्वैध शासन यानी द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल बना, इसमें द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया, भारतीय संविधान का प्रमुख आधार संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता, 3 सूचियां, संघ, न्यायालय आदि शामिल थी इसमें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, भारत एवं पाकिस्तान का गठन, ब्रिटिश शासन समाप्त, भारत एवं पाकिस्तान का गठन हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया। ब्रिटिश शासन का समाप्त हो गई, ब्रिटिश शासन समाप्त हुई। अब आया अपना भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ यानी हमारा राज्य, हमारा यूनियन, और राज्य क्षेत्र यानी हमारा जो एरिया है वो हमारे स्टेट एरिया। आर्टिकल्स 1 से 4 है इसमें, भाग 1 में। तो अपन पढ़ते हैं भाग 1, संघ एवं उसका राज्य। आप इतनी पढ़ लीजिएगा, संघ एवं राज्य प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यही बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया, भारत हो या है इंडिया, राज्यों का क्या है, एक संघ है। तो अपने यहाँ राज्य तो बने हैं, उन्हीं से संघ बना है, उसी से भारत बना है। मुख्य बिंदु क्या है, इंडिया दैट्स इज भारत। बिल्कुल सही है, इंडिया ही तो भारत है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बिल्कुल यूनियन है, संघों का राज्य या राज्यों का संघ है, एक भारत है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है, संघ ही है जो अपना बना है, राज्यों का संघ है भारत। और संघ राज्यों के समझौते से नहीं बना है, संघ राज्यों के समझौते से नहीं बना, बल्कि पूरी मान्यता, पूरे जो है विलय की नीति, सब कुछ से मतलब उन्होंने पूरे हस्तांतरित किए, हस्ताक्षर किए, तब बना है संघ। राज्यों के समझौता नहीं किया, राज्यों ने अपनी पूर्ण सहमति से शामिल हो गए हैं भारत में। राज्यों को पृथक होने यानी सेशन का अधिकार नहीं है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यूपीएससी की बात है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडस्ट्रियल यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन और डिस्ट्रिक्टिवल स्टेट्स बने हैं। अनुच्छेद 2 मतलब आर्टिकल 2, इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। नए राज्यों का प्रवेश, अब भारत की भूमि में नए राज्य अपन ने क्या शामिल किए हैं, तो उसके बारे में संसद कानून बनाकर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। तो नए राज्यों का प्रवेश में एडमिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में है, संसद कानून बनाकर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, ये है। तो अब कानून बनाएगी तो नए राज्य शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 3 आ गया, इसके पहले अपन बताएंगे कि आर्टिकल 2 के अंदर ही आर्टिकल 2 का और आर्टिकल 2 का है जो जोड़ा गया है, और 2 का में क्या बताया गया है कि सिक्किम को जोड़ा गया है, अर्थात एक ऐसा राज्य जो भारत में एक ही राज्य जुड़ा है, सिक्किम, जो कब 35वें और 36वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 को ये शहर राज्य बना, और 36वें संविधान संशोधन 1975 को ये पूर्ण राज्य बना। अनुच्छेद 2 का, तो आप चाहे लिख सकते हैं इसको, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आर्टिकल के अंदर आर्टिकल है।
आर्टिकल 3 में है राज्यों का निर्माण एवं सीमाओं में परिवर्तन। राज्यों में राज्य के अंदर बनाया गया निर्माण, उनकी सीमाओं में अपना अपना मतलब जो भारत के अंदर राज्य बने हैं उनका निर्माण में अपन जो चाहे तो एक नया राज्य बना सकते हैं और उनकी सीमा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। कहते हैं हमें एरिया रखना है, इतने किलोमीटर एरिया रखना है, इतने रखते हैं। संसद को अधिकार है कि वह नया राज्य बनाए। और देखो संसद को क्या क्या अधिकार है, तो नया राज्य बनाए, राज्य का विभाजन करे, दो राज्यों का विलय करे, राज्य का नाम बदले, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करे। तो कुछ भी कर सकती है संसद। संसद के अंदर ये सारे अधिकार हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक। इसके लिए क्या चाहिए अपन को, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा, उनके सहमति चाहिए। संबंधित राज्य की विधानसभा से राय ली जाती है लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। संबंधित राज्य की विधानसभा से राय ली जाती है लेकिन उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी अनुमति मिल ही जाए, अपन को उसकी जरूरत नहीं है। अपन को अगर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई तो काम चल जाएगा। अब आर्टिकल 4 है, अनुच्छेद 2 और 3 यानी अनुच्छेद आर्टिकल 2 और 3 है, उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो भी उनके अंतर्गत कानून बनेगा द्वितीय अनुसूची में उसका संशोधन नहीं माना जाएगा। यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन शब्द नहीं संविधान में नहीं है। आर्टिकल 1 to 4 केवल संसद के राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देते हैं। संविधान का अधिकांश ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है, विशेषकर संघीय व्यवस्था और विषयों के विभाजन की प्रणाली है। संविधान का अधिकांश ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है, विशेषकर संघीय व्यवस्था और विषयों के विभाजन की प्रणाली है। संविधान का अधिकांश ढांचा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है, क्योंकि वहीं से पहले संविधान की बनने प्रेरणा ली थी, क्योंकि वहाँ स्मॉल ब्रिटिश जो बना गए थे संविधान, उससे अपने प्रेरणा ली, उससे अपना संघीय ढांचा और संघीय व्यवस्था बनाई अपने भारत के संविधान की। और इसमें संभावित प्रश्न आ सकते हैं, तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं। तो चाहो तो इसको आप लिख के भेज सकते हो, इसमें थोड़ा सा आंसर दिया गया है, लेकिन आप चाहो तो इसको 7 मार्क्स में आंसर लिख सकते हो। ये इनको यूनियन स्टेट क्यों कहा गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं, तो आप 7 मार्क्स में आंसर लिखिए। वो बताइए कैसे बना आपसे कि नहीं बना। उत्तर है संक्षेप में, भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोच्च महत्व देते हुए भारत को राज्यों का संघ कहा है। जो संविधान निर्माता हैं उनने राष्ट्रीय एकता की अखंडता को सर्वोच्च महत्व दिया है और उसने बताया कि राज्यों का संघ कहा है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है भारत को। राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर पृथक हो जाएगा तो फेडरेशन टूट जाएगा। तथा संसद को राज्यों के पुनर्गठन की व्यापक शक्ति प्राप्त है। संसद को है वो पुनर्गठन कर सकती है, व्यापक उसकी व्यापकता का अधिकार है उसे। यही भारतीय संघवाद की विशेषता है। अब आगे अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान भाग 2 पार्ट 2 नागरिकता सिटीजनशिप किसको मिली है किसको नहीं मिली है, ये भी है इसमें। तो अनुच्छेद 5 से 11 इसमें आर्टिकल 5 to 11 है और यूपीएससी उत्तर हिंदी में दिए गए हैं इसमें, तो आप समझ सकते हैं। भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 to 11 यानी 5 to 11 परिचय इसका दिया गया है। तो परिचय में अपन बताएंगे भारतीय संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित है। बिल्कुल सही आपने बता दिया कि जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता दी गई है हमें। यह केवल 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय नागरिकता निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। यह केवल किस लिए बनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ है उसके समय जो है नागरिकता संबंधित या उसको निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान में नागरिकता का विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत है। 1955 के अंतर्गत है, ठीक है। वर्तमान में जो नागरिकता अधिनियम बना है उसके अंतर्गत है ये। यूपीएससी की वर्ड है, यूपीएससी की वर्ड से सिंगल सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डोमिसाइल, माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, यूनियनाइजेशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन, ये सारे जो है अपने कीवर्ड्स हैं। अब आर्टिकल 5 जो भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल पहला आर्टिकल इसमें 5वां आर्टिकल संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान जब शुरू हुआ था उसके प्रारंभ पर नागरिकता जो व्यक्ति बताया गया उसकी कंडीशन थी कुछ भारत में निवास रखता हो तथा भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या
संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में सामान्य रूप से निवास किया हो। भारत में निवास रखता हो, मतलब पहले बात का निवासी रहा हो, तो भारत में या जन्मा हो या उनमें से माता पिता में से कोई एक भी यहाँ का हो, मूल वंश का हो। भारतीय मतलब भारतीय मूल का होना चाहिए। सीधी बात यही है कि उनके माता पिता में से कोई एक यहाँ जन्मा हो तो उसे नागरिकता मिल सकती है। संविधान लागू होने से पहले वो कम से कम 5 वर्ष तक यहाँ पर सामान्य रूप से निवास कर चुका हो तो पर मान लेंगे कि वो उस भारत का नागरिक है, वह भारत का नागरिक होगा। सीधी बात है। कीवर्ड्स है अधिवास, भैया अधिवास प्राप्त नागरिकता, ये लिख सकते हैं अपन। आर्टिकल 6 है पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की, जो पाकिस्तान से भारत आए थे प्रवासी, उनकी नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया और निर्धारित शर्तें पूरी करता है उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त है। जो निर्देशित शर्तें ऊपर दी गई हैं अगर उनको फॉलो करता है और जो पाकिस्तान से आया है उनके लिए नागरिकता मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता हमें प्राप्त होगी। कीवर्ड्स है माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। भारत से जो पाकिस्तान गए, पहले भारत से आने वाले की थी या भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया वह भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो अपना विरोधी देश है वो पाकिस्तान, तो अपन उसको नहीं मानेंगे। अब बात यदि वह पुनर्वास यानी परमिट फॉर रेसेटलमेंट के आधार पर भारत लौटा आया हो, यदि वह पुनर्वास में आया हो, मतलब जब चल रहा था जब चल रहा था 1947 के आसपास, 1950 के आसपास, अगर उस समय वो परमिट से रीसेटलमेंट कर लिया हो उसने तो वो यहाँ पर भारत लौट सकता है अगर उसके पास उसका यहाँ कुछ है तो। आर्टिकल 8 के तहत विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता क्या है विदेश में रहने वालों के लिए। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराए तो भारतीय नागरिक बन सकता है या फिर उसका पंजीकरण होना चाहिए। यहाँ पर पंजीकरण होता है 6 महीने का पहले पंजीकरण करवाना चाहिए उसे। तो भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिसके माता पिता भारत के, माता या पिता में से कोई एक भी भारत का है, यदि उसके नानी भी हैं दादा दादी भी हैं तो भी चलेगा, यदि भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराए तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है। कीवर्ड क्या है? इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। बिल्कुल सही है, इंडियन ओरिजिन, माता पिता या दादा दादी नानी में से कोई एक यहाँ का हो या कोई यहाँ रहता हो उनका। आर्टिकल 9 है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने का प्रभाव। विदेशी नागरिकता ग्रहण करना तो क्या प्रभाव पड़ा उसका? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं होगा, मतलब स्वतः ही नागरिकता खो देगा अपनी। नो ड्यूल सिटीजनशिप, कीवर्ड इसी का यही है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता का निरंतर बने रहना। नागरिकता है उसका निरंतर बने रहना, उसका लगातार बने रहना। जो व्यक्ति संविधान के अनुसार नागरिक है उसकी नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार जारी रहेगी। अगर संविधान ने कह दिया कि भाई यहाँ का नागरिक है तो जो संसद द्वारा बनाए गए कानून उनके अनुसार की नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 संसद की शक्ति। संसद को नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद चाहे तो सभी विषयों पर कानून बना सकती है, किसी भी विषय पर कानून बना सकती है नागरिकता को लेकर। इसी शक्ति के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। इसीलिए अपना नागरिकता अधिनियम 1955 बना है। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल सही है, एकल नागरिकता है अपने यहाँ की। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, संघीय और राज्य, वहाँ संघ में अलग और राज्य में अलग है नागरिकता, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख तरीके हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, फिर देख लीजिए, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र के विलय द्वारा। तो वाई बर्थ, वाई डिस्टेंट, वाई रजिस्ट्रेशन, वाई नेचुरलाइजेशन, वाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र के विलय द्वारा अपन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये कंडीशन है उसकी, अगर इतने अपने कंडीशन फॉलो करते हैं तो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। आगे यूपीएससी से संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था क्यों अपनाई गई? ये तो एक क्वेश्चन है, आप लिखना है इसका आंसर। ये थोड़ा सा आंसर बता दे रहे हैं। भारत ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समान नागरिक पहचान को सुदृढ़ करने के लिए एकल नागरिकता को अपनाया। भारत में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समान नागरिकता की पहचान को सुदृढ़ करना है, अपन को उसको बनाए रखना है, उसके लिए अपन एक नागरिकता को अपनाया है। वरना अगर एक नागरिकता ना होती तो अलग अलग राज्य, अलग अलग भारत, अलग अलग केंद्र सरकार, अलग अलग राज्य, अलग अलग लोग अलग अलग अपना कानून बनाते, अपनी अलग अलग पहचान होती, भिन्न भिन्न नियम बनते, जिससे अराजकता फैलती। सिंगल सिटीजनशिप इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसलिए वो अपने अपनाई है। इससे पूरे देश में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और क्षेत्रीय अलगाव की भावना कम होती है। तो बस आज की क्लास यहीं तक समाप्त थी।
तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, एवं ऐसे जुड़ते रहिए हमारी क्लास में। थैंक यू फॉर दिस सेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।